लेना है, अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो बैंक आपको लोन ये देख के देता है कि आप काबिल हो पे करने के, वापस रीपे करने के काबिल हो, तो वो पूरी चेकिंग करता है आपकी। फिजिकल जब मैंने लोन लिया था, मैंने बैंक से लोन ले रखा है घर के लिए, तो बैंक पूरा देखने आया था, ये कैनरा बैंक से लिया हुआ है नीचे वाला जो बैंक है, ये बैंक मेरा पूरा इंस्टीट्यूट देखने आया था, मेरा पूरी बैलेंस शीट देखी थी, प्रॉफिट लॉस देखा था, उसके बाद देखा था कि मैं काबिल हूँ या नहीं हूँ, कि मैं कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ, उसके बाद मेरे को लोन मिला था। यानी अगर आपको लोन लेना है बैंक से तो आपको प्रॉपर अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, आपको प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट, वो 3-4 सालों में प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट देखते हैं कम से कम, मिनिमम 3 सालों के, तो 3 सालों में प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट देख के उसके बेसिस पे आपको लोन मिलता है। तो कई लोग कहते हैं कि क्या करना है, इनकम टैक्स भर के, अगर आपको फ्यूचर में लोन की ज़रूरत है तो क्या है, आज की डेट में तो बिना लोन की कोई प्रॉपर्टी बनती भी नहीं है और लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, तो धीरे धीरे आपको पता चलेंगे। तो अगर आपको लोन लेना है बैंक से तो आपको प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, 3 सालों की चाहिए होती है लोन लेने के लिए, 3 सालों के बेसिस के ऊपर इवेल्युएट करता है, उसके बाद आपको लोन मिलता है बैंक से। समझ आ गया? नेक्स्ट और क्या है, और कोई पॉइंट है इसमें लिखा हो, देखना, हाँ, असिस्टेंट मैनेजमेंट। हाँ जी, असिस्टेंट मैनेजमेंट है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, वहाँ पे ओनर का, जैसे ना मैं सोल राइटर हूँ, मैं यहाँ पे ना सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ही कंट्रोल कर रहा हूँ। वैसे पार्टनरशिप कह लो मेरी, अगर कोई एक ही ओनर हो, आशा मैम से पार्टनरशिप इकोनॉमिक्स पढ़ा रही है, मेरा मान लो पार्टनरशिप है, लेकिन मान लो मैं अकेला ही ओनर होता तो मैं ही कंट्रोल करता, मैं ही सब कुछ मैं ही मैनेज करता, सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। लेकिन कंपनीज में ऐसा नहीं होता, कंपनीज में ना ओनरशिप अलग होती है और बिजनेस चलाने वाली लोग अलग होते हैं। जो बिजनेस चलाते हैं लोग, उन्हें बोलते हैं वहाँ मैनेजमेंट, क्या बोलते हैं। और जो ओनर, जैसे रिलायंस की बात कर लो, रिलायंस का ओनर तो आप कहोगे कौन है, मुकेश अंबानी, क्योंकि सबसे ज़्यादा शेयर उसके पास है, लेकिन उसने वो थोड़ी चलाता है बिजनेस, उसने एक आगे टीम अपॉइंट कर रखी है, उस टीम को बोलते हैं मैनेजमेंट, क्या बोलते हैं। उसके बाद प्रोफेशनल लोग होते हैं, एक्सपीरियंस लोग होते हैं कि कैसे बिजनेस चलाना है, ठीक है, वो लोग चलाते हैं। तो मैनेजमेंट को बिजनेस कैसे चलाना है, वो अपनी उनकी प्रॉफिटिविटी वगैरह देखनी पड़ती है, उनको लिक्विडिटी वगैरह देखनी पड़ती है। तो अकाउंट्स उन्हें हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग लेने में, अकाउंट्स उन्हें हेल्प करता है डिसीजन लेने में। अकाउंट देख के और डिसीजन लेते हैं कि भैया हम अपने प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस क्या रखें, हम अपना कॉस्ट किस तरह से मिनिमाइज करें, कॉस्ट अपने प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं उसकी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे मिनिमाइज करें। तो अकाउंट्स मैनेजमेंट को हेल्प करता है इन डिसीजन मेकिंग, लाइक हम अपने प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस क्या रखें, हम मिनिमम प्राइस क्या रखें। समझ आ गई बात, क्लियर है। एडवांटेज अकाउंट, और कोई है पॉइंट के, हो गया सारा, हो गया है। कंपैरेटिव स्टडी मैंने वो बताया हुआ है, जो थ्योरी थोड़ी ना रिपीटेटिव है, थ्योरी से थोड़ी सी रिपीटेटिव है। कंपैरेटिव स्टडी अकाउंट्स हमें हेल्प करता है कंपैरेटिव स्टडी में। कंपैरेटिव स्टडी क्या होती है, 2 तरह की कंपैरेटिव स्टडी होती है। तो अकाउंट की वजह से हम कंपैरेटिव स्टडी कर पाते हैं, एक इंटर फर्म कंपैरिजन कर पाते हैं और दूसरा क्या कर पाते हैं, इंट्रा फर्म कंपैरिजन कर पाते हैं। इंटर फर्म कंपैरिजन और दूसरा इंट्रा फर्म कंपैरिजन। तो जो इंटर फर्म कंपैरिजन क्या होता है, जब 2 बिजनेस को कंपेयर किया जाता है उसे इंटर फर्म कंपैरिजन बोला जाता है, और जब एक ही बिजनेस के 2 सालों में कंपेयर किया जाता है उसे इंट्रा फर्म कंपैरिजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, समझ आ गई बात, क्लियर है सारा। एडवांटेज ऑफ अकाउंट क्लियर। नेक्स्ट क्या है, देखना क्या रह गया, एडवांटेज हो गया, लिमिटेशन हो गया, ब्रांचेज अकाउंटिंग। हाँ जी, ब्रांचेज अकाउंटिंग पे आ जाओ जी बच्चों। ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग, जिस तरह साइंस की 3 ब्रांचेज हैं, कौन कौन सी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। पिछली क्लास में बच्चा मैथ्स बोल रहा था, पीसीएम, तो मैं बता रहा हूँ साइंस की 3 ब्रांचेज हैं, कौन कौन सी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है। इस तरह अकाउंट्स की भी 3 ब्रांचेज है बच्चों। एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक है कॉस्ट अकाउंटिंग और तीसरी है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आपको जान के खुशी होगी, जो दिल्ली में बहुत मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाने वाले बहुत टीचर हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाने वाले बहुत कम टीचर हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाने तो और बहुत कम है। तो सबसे ज़्यादा पढ़ाने वाले कौन है, ये उससे कम है, ये उससे कम है, ठीक है, पढ़ाने वाले। और आपको जान के खुशी होगी मैं तीनों पढ़ाता हूँ, मतलब ऐसा एक ही टीचर है जो तीनों पढ़ाता होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, वो मैं ही हूँ।
पूरी दिल्ली में, और कोई तीनों पढ़ा ही नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि रीज़न है ये कॉस्ट अकाउंटिंग बी कॉम ऑनर्स में है, बी कॉम ऑनर्स बीबीए में पढ़ोगे, ये ना बी कॉम ऑनर्स में चॉइस ही जाती है, बहुत कम बच्चे ऑप्ट करते हैं इसको, या सीए में है ये, ठीक है। तो ये तीनों अकाउंटिंग अभी 11th 12th और फर्स्ट ईयर में आप क्या पढ़ोगे, सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ोगे। ये वाला दोनों अकाउंटिंग ग्रेजुएशन में पढ़ोगे आप, या एमबीए वगैरह में पढ़ोगे, ठीक है। तो देखो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है ना हिस्टोरिकल इन नेचर है। क्या है? हिस्टोरिकल नेचर। व्हाट इज हिस्टोरिकल नेचर? जो घटना घट चुकी है, जो ऑलरेडी ट्रांसफर ऑलरेडी इनकर्ड हो चुकी है, आप उसको रिकॉर्ड करते हो। क्या करते हो? या ये क्या है? एक तरह फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन है विच इज ऑलरेडी हैपेंड, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस विच इज ऑलरेडी, transaction events which is already happened, and finding the result thereof. यानी जो चीज़ें हो चुकी है, जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन हो चुकी है, उसको रिकॉर्ड करना इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और पता लगाना कि हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस। अभी बात समझ के नहीं आई? रिकॉर्डिंग और ट्रांजेक्शन इवेंट्स विच इज़ ऑलरेडी हैपेंड, जो ऑलरेडी हैपेंड हो चुकी हैं, और उसका रिजल्ट फाइंड आउट करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजल्ट? प्रॉफिट या लॉस। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं बेटा? जो ट्रांजेक्शन हो चुकी हैं, जो ट्रांजेक्शन वो रिकॉर्ड करते हैं और पता लगाते हैं प्रॉफिट लॉस। जैसे मैंने डिजिटल बोर्ड खरीदा, खरीदने के बाद रिकॉर्ड होगा। एसी खरीदा, खरीदने के बाद रिकॉर्ड होगा। तुमने फीस दी, फीस देने के बाद रिकॉर्ड होगा। खर्चे हुए, खर्चे होने के बाद रिकॉर्ड होगा। तो ये हिस्टोरिकल नेचर है, जो घटना घट चुकी है पास्ट में, वो चीज़ रिकॉर्ड करती है। समझ आ गई बात? पास्ट रिकॉर्ड करती है, ये पास्ट का प्रॉफिट लॉस निकाल रही है ये आपका। हाँ जी बेटा, एसी ला दूँ? किसी को एसी तो बता देना। शाम को आएगी। हाँ जी, आगे चलते हैं जी। कॉस्ट अकाउंटिंग बच्चों, कॉस्ट अकाउंटिंग ना क्या है? फ्यूचरिस्टिक नेचर है। क्या है? फ्यूचरिस्टिक इन नेचर। यहाँ पे हम क्या करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में? हम ना प्लानिंग करते हैं एडवांस में कि एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स बनाने जा रहे हैं या सर्विसेज देने जा रहे हैं, उसकी एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ, एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एस्टिमेट करते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या आएगी, and methods to reduce the cost। तो जो मान लो फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, उस प्रोडक्ट को बनाने की फ्यूचर में कॉस्ट क्या आएगी? कोई बंदा मान लो चेयर बना रहा है, चेयर बनाने की टोटल कॉस्ट क्या आएगी? वो हम कॉस्ट अकाउंटिंग में एस्टिमेट करते हैं। तो ये पहले से एस्टिमेट करना, पहले से अंदाजा लगाना, तो फ्यूचरिस्टिक है ये। जो फ्यूचर में प्रोड्यूस करने जा रहे हैं गुड्स, उनकी कॉस्ट को आज ही पता लगाना कि उसकी कॉस्ट क्या आएगी, उसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कॉस्ट को कम कैसे किया जा सकता है कॉस्ट को। दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? इट इज अकाउंटिंग विच एस्टिमेट्स द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड हाउ टू कंट्रोल द कॉस्ट। जो भी जैसे मान लो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने की तो कॉस्ट आती है, नोट्स देने हैं तुम्हें, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वीडियो देनी है, इंटरनेट चार्जेस है, ये सब क्या है? कॉस्ट ना। पहले से एस्टिमेट कर लेना कि क्या मेरी कॉस्ट आएगी, उसके ऊपर मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के तुम्हें बताता हूँ भाई ये फीस है। समझ आ गई बच्चों बात? तो ये सब चीज़ें करना इज अ कॉस्ट अकाउंटिंग। याद रखना ये फ्यूचरिस्टिक नेचर है। क्या है ये? तो हिस्टोरिकल नेचर ये है, फ्यूचरिस्टिक नेचर ये है, यानी फ्यूचर को प्रिडिक्ट करती है ये। एंड लास्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इज अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, इट इज अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स। ये जो सबसे लेटेस्ट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग यही है, सबसे लेटेस्ट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग यही है। न्यू ब्रांच कह सकते हो आप, लेटेस्ट या न्यू ब्रांच ऑफ अकाउंट यही है। यहाँ पे हम क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग
सीखते हैं, यहाँ डिसीजन मेकिंग सीखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कई तरह के डिसीजन लेने होते हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि ये तो बहुत वाइड सब्जेक्ट है। आपको एक डिसीजन ले लो, जैसे कंपटीशन है, यहाँ पे एग्जांपल डीसी हो गई, यहाँ अकाउंट्स में बड़े सारे टीचर हैं, यहाँ पे कम से कम भी मैं देख रहा हूँ 10-15 टीचर तो होंगे ही। तो फिर कंपटीशन है, तो नए बंदे आ रहे हैं, रोज़ नई मार्केट खुल जाती है, रोज़ नए टीचर आ जाता है। अभी इसी साल ही 5-6 नए टीचर आ गए हैं। तो उन्होंने कहा क्या कि भाई जो लोग पुराने हैं, हम लोग पुराने हैं, तो हमसे कैसे निपटे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, प्राइस कम कर दिया। क्या कर दिया कि क्या प्राइस रखें। तो ये डिसीजन मेकिंग का पावर है, यही डिसीजन मेकिंग है, यही मैनेजमेंट अकाउंटिंग है कि भैया जहाँ स्टिफ कंपटीशन है वहाँ पे कैसे एग्जिस्ट किया जाए, कैसे कस्टमर को तोड़ा जाए, ठीक है ना। कि जब वो तो कस्टमर तो जो वेल एस्टेब्लिश्ड लोग हैं उन्हीं के पास जाएंगे, तो उनको कैसे अट्रैक्ट किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, ये डिसीजन मेकिंग है कि प्राइस कम कर दिया। क्या कर दिया, फीस कम कर दी। तो प्राइस क्या रखें इन स्टिफ कंपटीशन, समझ आ गया। या फिर आपको लेकिन ये चीज़ें डिसीजन लेना इस डिसीजन मेकिंग, जैसे आप अगर आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है अपनी, प्राइस कम करके मार्केट शेयर तो लिया जा सकता है, लेकिन अगर क्वालिटी मेंटेन नहीं की जा सकती लॉन्ग टर्म में, रॉयल राइस या फिर मर्सिडीज़ वो क्यों महंगी है, क्योंकि उनकी क्वालिटी ज़्यादा है। तो ये सारी डिसीजन लेना कि भैया आपको क्वालिटी लीडरशिप दिखानी है मार्केट में कि भैया हमारी तो क्वालिटी है मार्केट में, इसलिए हम फीस ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। या मर्सिडीज़ क्यों ज़्यादा चार्ज करता है प्राइस, वो दिखाता है कि हमारी क्वालिटी ज़्यादा है, इंजन हमारे से ज़्यादा बेटर कोई बना नहीं सकता हम, तो इसलिए मर्सिडीज़ का प्राइस ज़्यादा होता है। समझ आ गई बात। लेकिन अगर बात करें, अगर जियो ने अपने जब जियो आया था तो बहुत कंपटीशन था, एयरटेल था, वोडाफोन था, उसके अनिल अंबानी उसका खुद का भाई था, बहुत सारे लोग थे। उसने कैसे मार्केट में सस्टेन किया, प्राइस लो कर दिया और क्वालिटी हाई कर दी। तो ये सारे डिसीजन कहाँ पे लिए जाते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, कि वे किस तरह से कंपटीशन में सर्वाइव करना है, किस तरह से कंपटीशन में आना है, हमें क्या प्राइस रखें जिससे कि या क्वालिटी लीडरशिप लेनी है या हमें मार्केट का बहुत बड़ी मार्केट कवर करनी है। तो ये सारे डिसीजन कि क्या फिक्सेशन और सेलिंग प्राइस क्या रखना है हमें, ये सारी चीज़ें डिसीजन कहाँ ले जाते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। ये कहाँ सिखाया जाएगा, डिसीजन मेकिंग आपको कहाँ सिखाई जाएगी, इस अकाउंटिंग में सिखाई जाएगी किस तरह से प्राइस लेना है। यानी मैनेजर्स के लिए, मैनेजर डिसीजन लगते हैं कि क्या प्राइस रखें, कंपटीशन में कैसे एग्जिस्ट करेंगे हम, ठीक है जी। तो ये आपको आएगा जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आजकल, अगर आपसे पूछा जाए द अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड्स द ट्रांजेक्शन, अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन फाइंडिंग द रिजल्ट देयर ऑफ इज कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। Accounting which is historical in nature, financial accounting. The accounting which estimate the cost of goods and services and method to control the cost is called cost accounting. It is futuristic in nature. Which accounting is latest? Management accounting. Which accounting is accounting for managers? Management accounting. Which accounting helps in decision making to the managers? Management accounting. Example, fixation or selling price. समझ आ गई बच्चों बात। तो ये थी आपकी ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग। हम जो ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग क्या है, हम क्यों अकाउंट्स कर रहे हैं, एमओ अकाउंटिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग क्या है, एमओ अकाउंटिंग क्या है, क्यों हम अकाउंट्स करते हैं। पहला, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड से ट्रांजेक्शन में जो थ्योरी ना रिपीटेटिव है थोड़ी, ये हमने पहले भी पॉइंट किया है। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड से ट्रांजेक्शन बनाना कहाँ किया, बुक कीपिंग में। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ट्रांजेक्शन बनाना, है ना, बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव। और बुक कीपिंग इस, क्योंकि अकाउंटिंग का पार्ट है बुक कीपिंग, तो ये उसका भी ऑब्जेक्टिव बन गया, इसका भी ऑब्जेक्टिव बन गया। यानी अकाउंट्स हम क्यों बनाते हैं, ताकि एक सिस्टमेटिक बुक्स रिकॉर्ड्स और ट्रांजेक्शन रख सके, ताकि होच पोच अकाउंट ना हो, एक समझ आ जाए हमें कौन सी ट्रांजेक्शन ढूंढनी है वहाँ मिल जाए। अब बच्चों आपने अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव भी किया था, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या था, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या था ना। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स और ट्रांजेक्शन रखना, क्योंकि बुक अकाउंटिंग जो हम कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव है अकाउंट्स। अकाउंट्स क्यों कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव है अकाउंट्स। अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव क्यों है, वही बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव और अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव मिला दो तो 3 ऑब्जेक्टिव तो यही बन जाएंगे। यानी थ्योरी रिपीट, वो क्या है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंट्स। तो अब हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव अकाउंट, दोनों के ऑब्जेक्टिव मिला लो तो क्या बन गए,
ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट्स बन गए। वहां पे हमने क्या था, बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव सिस्टमेटिक रिकॉर्ड से ट्रांजेक्शन, ये अकाउंट्स का भी ऑब्जेक्टिव हो गया। अच्छा, और टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, टू असर्टेन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या होती है बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, दैट इज असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, टू ascertain the profit or loss of the business। और बच्चों ये हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस बना के, यानी वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंट से फाइनेंशियल परफॉर्मेंस निकालना, जो कि हम बनाते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट। एक स्टेटमेंट होती है, मैंने कल बताया था, एक साइड में इनकम, एक साइड में खर्चे, इनकम में से खर्चे माइनस करते हैं, प्रॉफिट लॉस आ जाता है। टू असर्टेन द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। तीसरा बैलेंस शीट बनाना। लोगों ने बैलेंस शीट बनानी सिखा दी, नहीं सिखाई अभी? तभी तो कह रहा था रोज आ, तभी तो खत्म होगा, बहुत लंबा चैप्टर है अकाउंटिंग क्वेश्चन। टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस क्या होती है? जो बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट बनाना कि हम अपने एसेट से लायबिलिटी पे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग याद करना बड़ा आसान है, बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव और अकाउंट के ऑब्जेक्टिव मिक्स कर दो तो बन गए ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट्स। और दो ऑब्जेक्टिव और होंगे, क्या है? एक होगा एग्जिस्टेंट मैनेजमेंट, यही है जो एग्जिस्टेंट मैनेजमेंट है, तो एग्जिस्टेंट मैनेजमेंट, एग्जिस्ट द मैनेजमेंट। बच्चों ये भी हमने पहले किया कि भैया अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव है कि जो बिजनेस को चला रहे हैं मैनेजमेंट, उनको हेल्प करना ताकि वो डिसीजन मेकिंग ले सके, सेलिंग प्राइस फिक्स कर सके, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है वो कर सके। तो ये अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारी मैनेजमेंट है उनको हेल्प करे डिसीजन मेकिंग लेने में कि सेलिंग प्राइस क्या रखना है, कॉस्ट कंट्रोल क्या रखनी है। और क्या होता है नेक्स्ट? कम्युनिकेटिंग रिजल्ट। ये भी बच्चों रिपीट है। अल्टीमेटली अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव यही होता है कि कम्युनिकेट कर सके यूजर्स को, इंटरनल यूजर्स को और एक्सटर्नल यूजर्स को कम्युनिकेट कर सके, उनको इन्फॉर्मेशन, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स को क्या कर सके, हम कम्युनिकेट कर सके। ठीक है, ये लास्ट है, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। और 5 हो गए, 3 तो याद रहेंगे तुम्हें, 2 और याद कर लेना, ये भी नया पॉइंट नहीं है। एग्जिस्ट द मैनेजमेंट और आखिरी कम्युनिकेटिंग। हाँ, और क्या रह गया भाई? यूजर्स और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, यूजर्स और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। बच्चों हमारे ना 2 तरह के यूजर्स हैं, होते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूजर्स और एक क्या होते हैं बच्चे? एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में कौन कौन आ जाता है? ओनर आ जाएगा आपका, मैनेजमेंट आ जाती है। मुझे जो पुरानी बुक्स हैं, अगर आपने पुराना एडिशन लिया है तो उसके अंदर ना वर्कर्स एंड ट्रेड यूनियंस इंटरनल यूजर्स में है, लेकिन अगर आप नई बुक्स ले रहे हो जो पिछले साल का एडिशन था उसके अंदर ना वर्कर्स एंड ट्रेड यूनियंस एक्सटर्नल यूजर्स में है। वर्कर्स एंड, ये देख लेना, वर्कर्स एंड ट्रेड यूनियन एक्सटर्नल यूजर्स में नई बुक में। लेकिन अभी भी कुछ स्कूल की टीचर्स, जो पुरानी टीचर्स है, अभी भी ये वर्कर्स एंड ट्रेड यूनियंस को इंटरनल यूजर्स में लिखवा रही हैं। मुझे नहीं पता, मुझे तो, मैं तो बुक खरीदता भी ना, मेरे बच्चे तुम्हारे बुक खरीदोगे ना, तुम्हारे कोई यूज़ नहीं आने वाली है एज इट इज़ पूरे साल। स्कूल हाँ यूज़ क्या आएगी, स्कूल ले जाने के क्या यूज़ आएगी कि भाई टीचर आएगी भाई बुक क्यों नहीं लाए। आ जाएगी सर, 1-2 चैप्टर एडिशन हुए हैं ना इस बार, इसलिए थोड़ा लेट हो रही है। सब किसी ने लिया बुक अभी तक, 1-2 चैप्टर ना ऐड हुए हैं, मतलब तो वो है। तो मैं यही कह रहा था कि भैया जो चैप्टर ऐड हुए हैं उसके वो मुझे पता है कौन से ऐड हुए, पहले भी थे, वो डिलीट हो गए थे, वो आ गए अब। ठीक है जी, तो सिंगल एंट्री आया है एक चैप्टर, तो शायद इस वजह से डिले हो रही है। हाँ, तो मैं बता रहा था एक्सटर्नल यूजर्स, पहले जो पिछले साल का एडिशन था ना, हमेशा से ये वर्कर एंड ट्रेड यूनियंस को इंटरनल यूजर्स में कहा गया, लेकिन पिछले साल जब बुक आई तो उन्होंने चेंज कर दिया, वर्कर एंड ट्रेड यूनियंस को बुक्स के अंदर कहा कर दिया गया, एक्सटर्नल यूजर्स में कर दिया गया। तो आप जब स्कूल में टीचर पढ़ा रही होगी, क्योंकि हर स्कूल पिछले साल कई स्कूल के टीचरों ने ये वर्कर एंड ट्रेड यूनियन इधर ही लिखवाया, कई टीचरों ने इधर लिखवाया। जो आपके टीचर कहे वो कर लेना, क्योंकि 11th में नंबर उसने देने हैं।
ठीक है, जो आपके स्कूल ध्यान से मैम से बुक में पूछ लेना मैम से क्या करवा रही है, बुक बता देना मैम को कि वर्कर एंड ट्रेड यूनियन बुक के अंदर एक्सटर्नल यूजर्स में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन स्कूल में टीचर मतलब स्कूल में टीचर कई इंटरनल में भी लिखवा देती हैं। और कौन से होते हैं जो एक्सटर्नल यूजर्स? गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटीज, गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटीज। और कौन होते हैं? क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, रिसर्चर्स, कंज्यूमर, पब्लिक। ये सब जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं। देखो जो ओनर को क्यों चाहिए अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन? बताओ भाई, ओनर को क्यों चाहिए अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन? ओनर ने बिजनेस में लगाया कैपिटल, कैपिटल लगा के क्या लिया? रिस्क। रिस्क लगाया तो जानना जाता है कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस, ठीक है जी। तो इंटरनल यूजर्स को, इंटरनल यूजर्स सबसे पहले ओनर। ओनर को क्यों चाहिए बिजनेस की इंफॉर्मेशन? क्योंकि उसने लगाया बिजनेस में कैपिटल, कैपिटल लगा के उसने क्या लिया? रिस्क। तो जानना जाता है कि मैंने जो पैसा लगाया उसमें हमारा प्रॉफिट हुआ या। फिर है बेटा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की अगर बात करें, मैनेजमेंट वो लोग होते हैं जो बिजनेस को चलाते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज में। जैसे रिलायंस में मुकेश अंबानी थोड़ी चलाते हैं, उसमें मैनेजर्स रखे हुए हैं। तो मैनेजर को डिसीजन मेकिंग लेना होता है, उनको डिसीजन मेकिंग लेना होता है, फिक्सेशन सेलिंग प्राइस सेट करना होता है। तो ये सारे डिसीजन लेने के लिए उन्हें अकाउंट्स की जरूरत होती है। तो आप सिंपल लिख दोगे मैनेजमेंट रिक्वायर्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर टेकिंग डिसीजन मेकिंग लाइक फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, कॉस्ट कंट्रोल एक्सेट्रा। हाँ जी बच्चों, वर्कर्स एंड ट्रेड यूनियंस। आप बताओ जी, मेरे हरिओम जी वर्कर है, वो मेरे अकाउंट्स में इंटरेस्टेड होते हैं। क्यों होते हैं अकाउंट्स में इंटरेस्टेड? क्योंकि ना वो कहेंगे सर बच्चे इस साल बच्चे बढ़ गए, तो मेरी सैलरी बढ़ा दो, मुझे बोनस दे दो। तो अभी उन्होंने बोनस मैंने उन्हें दिया अभी थोड़े दिन पहले कि बच्चे बढ़ गए हैं, तो मांग रहे थे कि सर देखो मैंने इतना काम, मैंने भी तो आपका काम किया इतना ज़्यादा। हाँ उन्होंने भी काम किया, उस हेल्प तो की। तो मैंने उन्हें अभी बोनस दिया 5000 का। क्यों दिया बोनस? क्योंकि भैया वो यही अकाउंट में ये इंटरेस्टेड है। मैंने उन्हें प्रॉमिस किया था कि अगर स्टूडेंट्स इंक्रीज हो जाएंगे तो मैं आपको क्या दूंगा? बोनस दूंगा। और मैंने उनको और बच्चे इंक्रीज हो गए तो मैं आपको सैलरी बढ़ा दूंगा। समझा की बात? तो वो मेरे अकाउंट्स में क्यों इंटरेस्टेड है? ये देखने के लिए क्या कितना मेरा प्रॉफिट हो रहा है। अगर मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है तो मुझसे बोनस मांगेगा दिवाली पे, और क्या मांगेगा, क्या कहते हैं, सैलरी इंक्रीज के लिए कहेगा, ठीक है। तो वर्कर्स एंड ट्रेड यूनियंस क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? ताकि अपनी सैलरी को इंक्रीज कराने के लिए, उनका प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो वो भी सैलरी इंक्रीज मांगेंगे, और इसके अलावा बोनस मांगने के लिए। बोनस पता है सबको क्या होता है? हाँ जी, गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटीज़। गवर्नमेंट हमारे अकाउंट में क्यों इंटरेस्टेड है? गवर्नमेंट हमारे अकाउंट में क्यों इंटरेस्टेड है? वो टैक्स अथॉरिटी आ गया ना, गवर्नमेंट। आप 12th में पढ़ोगे इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम अकाउंट्स, ये हमारे देश का जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सुना है कि जो हम पूरे देश की हमारी इनकम कितनी है, पूरे देश की हमारी इनकम कितनी है, उसे बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इस कि हमारे देश की टोटल इनकम कितनी है, गवर्नमेंट को जानना है कि हमारे देश की टोटल इनकम कितनी है, उसके लिए हमारी प्रॉफिट पता चलेगा तभी पता लगा पाएंगे ना। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने के लिए, नेशनल इनकम अकाउंट निकालने के लिए गवर्नमेंट को हमारे अकाउंट की जरूरत पड़ती है। टैक्स अथॉरिटीज़, टैक्स अथॉरिटीज़ इनकम टैक्स वालों को इनकम टैक्स लेना है, जीएसटी वालों को जीएसटी लेना है। इनकम टैक्स और जीएसटी कलेक्शन करने के लिए उन्हें हमारे टैक्स अथॉरिटी को, हमारे टैक्स अथॉरिटी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जो क्रेडिटर्स हमारे अकाउंट में क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? वो ये जानना चाहते हैं क्या हमारी फाइनेंशियल साउंडनेस जानना चाहते हैं, क्या हम उन्हें आराम से पैसे वापस रीपे कर पाएंगे। अगर वो हमारे अकाउंट देखेंगे, उसमें हमारे एसेट्स देखेंगे, हमारा प्रॉफिट देखेंगे, एसेट अच्छे हैं हमारा प्रॉफिट अच्छा है, तभी तो हम उन्हें क्या पे कर पाएंगे, उनकी लायबिलिटी पे कर पाएंगे। तो क्रेडिटर हमारे फाइनेंशियल साउंडनेस में इंटरेस्टेड होते हैं। किस में इंटरेस्टेड होते हैं? फाइनेंशियल साउंडनेस में इंटरेस्टेड होते हैं कि हम उनका आराम से टाइम पे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल रीपे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, मतलब उनकी लायबिलिटी आराम से पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वो बेसिकली हमारी फाइनेंशियल साउंडनेस जानना चाहते हैं। वो हमारी फाइनेंशियल साउंडनेस जानना चाहते हैं कि हम आराम से उनकी लायबिलिटी पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। समझ आ गया बच्चों बात? फिर है इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर वो लोग होते हैं जिन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है। पोटेंशियल इन्वेस्टर जो लोग हमारी कंपनी में सोच रहे होते हैं कि हम इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करें या ना करें। तो बच्चों ये जानना चाहते हैं जो उनका पैसा हमारी कंपनी में है क्या वो सेफ है या नहीं है, उनको रिटर्न मिलेगा भी या नहीं मिलेगा,
जो पैसा जो हमारी कंपनी में, जैसे फॉर एग्जांपल अदानी में कोई इन्वेस्ट करने जा रहे थे, लेकिन वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो कई लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया। तो बेसिकली इन्वेस्टर ये सोचना चाहता है कि यार इस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा पैसा सेफ है या नहीं है, क्या मुझे रिटर्न मिलेगा अच्छा या नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये जानने के लिए कि सेफ्टी ऑफ देयर प्रिंसिपल, सेफ्टी ऑफ देयर मनी, और कि उनका पैसा सेफ है या नहीं है, उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए ये इन्वेस्टर हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर इंटरेस्टेड होते हैं। रिसर्चर्स है, जो रिसर्चर्स क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? हाँ जी, रिसर्चर्स क्यों इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंट्स में? उनको ना रिसर्च करनी होती है कि हमारा प्रॉफिट क्यों हो रहा है, लॉस क्यों हो रहा है। तो इन चीज़ों को, रीजंस ऑफ प्रॉफिट लॉस एनालाइज करने के लिए वो उन्हें अकाउंट्स की जरूरत होती है। ऐसे होता है कंपनीज भी हैं, रिसर्चर्स कंपनीज भी हैं जो रिसर्च करती हैं कि हमारा प्रॉफिट क्यों हो रहा है, लॉस क्यों हो रहा है। हाँ, रिसर्च कंपनी है हिंडनबर्ग, इंडिया में भी है, कोपल पार्टनर है, मतलब वो एमएनसी है, इंडिया में भी है, कई कंपनीज हैं जो रिसर्च करती हैं, ये रीजंस फाइंड आउट करती हैं, ये प्रॉफिट जेन्युइनली प्रॉफिट कमा रही है, लॉस कमा रही है। हिंडनबर्ग इज़ अ रिसर्च कंपनी काइंड ऑफ। कंज्यूमर्स, बच्चों कंज्यूमर, कस्टमर्स, कंज्यूमर क्यों इंटरेस्टेड होते हैं अकाउंट्स में? भाई आप लोग मेरे कंज्यूमर हो, आप लोग मेरे कस्टमर हो, क्या आप मेरे अकाउंट में इंटरेस्टेड होंगे? होने चाहिए। क्यों होने चाहिए बताओ होना चाहिए। ये तुम लोग अभी अकाउंट पढ़ने जा रहे हो, तुम लोगों को मेरे अकाउंट में इंटरेस्टेड होना चाहिए। क्यों? या किसी भी जिससे आप रेगुलरली डीलिंग करते हो उससे आपको उसके अकाउंट में इंटरेस्टेड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्या तुमसे रीजनेबल प्राइस चार्ज किया जा रहा है? क्या तुम्हें रीजनेबल फीस चार्ज की जा रही है? तुमसे कहीं मैं तुम्हें लूट तो नहीं रहा? ठीक है, तो कंज्यूमर इसलिए इंटरेस्टेड होता है अकाउंट्स में, ये पता लगाने के लिए कि रीजनेबल फीस चार्ज की जा रही है, रीजनेबल प्राइस चार्ज किया जा रहा है, तुमसे लूटा तो नहीं जा रहा, एक्सेस प्राइस तो नहीं चार्ज किया जा रहा, कि मैं कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं कमा रहा तुमसे। समझ आ रही है बात? इसलिए रिसर्चर्स, इसलिए कंज्यूमर इंटरेस्टेड होते हैं। कंज्यूमर मतलब कस्टमर, आप लोग मेरे अकाउंट में इसलिए इंटरेस्टेड होंगे कि तुमसे रीजनेबल फीस, कहीं महंगी ज़्यादा फीस तो नहीं चार्ज की जा रही, रीजनेबल प्राइस चार्ज किया जा रहा है या नहीं चार्ज किया जा रहा। ठीक है जी। एंड लास्ट पब्लिक बच्चों को इंटरेस्टेड होती है अकाउंट्स में हमारे। पब्लिक क्यों होगी? फॉर एग्जांपल आप लोग पब्लिक हो, आप किसी कंपनी के अकाउंट में क्यों इंटरेस्टेड होंगे? एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए। एक बात बताओ, आप कौन सी कंपनी में काम करना चाहोगे? सब लोग कहाँ काम करना चाहते हैं? एमएनसी कंपनी में, जो उसका प्रॉफिट हो, जो प्रॉफिट कमाएगी वही तो आपको अच्छी सैलरी देगी, वही तो आपको अच्छी फ्यूचर ग्रोथ देगी। जो खुद ही लॉस में ही कंपनी हो वो आपको सैलरी देगी क्या? जैसे मेरा एक कज़न था, उसका वो था पायलट था, तो विजय माल्या की कंपनी थी किंगफिशर, तो वो कंफ्यूज, उसको ना 3 साल से सैलरी नहीं मिली थी। पायलट की सैलरी उस ज़माने में, आज से मैं जो बात बता रहा हूँ तो 10 साल तो हो गए होंगे, उस ज़माने में उसकी सैलरी 5 लाख रुपये महीना थी, उसको सैलरी नहीं मिल रही थी और वो उसको कंफ्यूज था क्या करूं। वो कह रहे थे, कंपनी वाले थे, कहते हैं हम आपको सैलरी देंगे। अगर वो उस कंपनी में रुकता तो उसके वो जो ये पायलट्स होते हैं उनके आर्स होते हैं, तो आर्स उसके ख़त्म हो रहे थे क्योंकि उनको रोज़ की फ़्लाइट लेनी होती है, जितने उनकी फ़्लाइट आर्स बढ़ते हैं उनकी सैलरी बढ़ती जाती है। और विजय माल्या जी उनको, और अगर वो जॉब छोड़ देता तो उसकी जो एरियर्स सैलरी थी 1-2 साल की वो गई थी, और 1 साल की सैलरी 5 लाख रुपये महीना, 12 महीने की सैलरी कितनी होगी? 60 लाख। 2 साल की सैलरी पेंडिंग थी, 1 करोड़ 20 लाख तो सैलरी पेंडिंग थी। उसे समझ नहीं आ रहा मैं अब छोड़ता हूँ तो मेरी सैलरी जाती है, नहीं छोड़ता तो फ़्लाइट आवर्स जा रहे थे, क्योंकि इनके फ़्लाइट आवर्स काउंट होते हैं, जितने फ़्लाइट आवर्स होते हैं उसके बेसिस पे इनको इंक्रीमेंट वगैरह मिलता है और एक्सपीरियंस का काउंट होता है। तो मतलब आप किसी भी कंपनी में जाने से पहले उसकी फाइनेंशियल साउंडनेस, एम्प्लॉयमेंट लेने से पहले उसकी फाइनेंशियल साउंडनेस जान लीजिए, नहीं तो क्या हाल होगा। जैसे मैंने बताया, विजय माल्या की कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस थी। किंगफिशर एयरलाइंस में वो जो एम्प्लॉयज़ उनको ये समझ नहीं आ रहा जॉब छोड़े या ना छोड़े। अगर जॉब छोड़ते हैं तो सैलरी जाती है, और अगर जॉब नहीं छोड़ते तो उनका एक्सपीरियंस कम हो रहा है, जिसके बेसिस पे उनको आगे कैरियर में ग्रोथ मिलनी है। तो आप कोई भी कंपनी में जाने से पहले पब्लिक क्या देखती है? उसके फाइनेंशियल साउंडनेस क्या है, उसके प्रॉफिट क्या है, तभी तो उस कंपनी में जाएगी। इसके अलावा अगर आप किसी के पोटेंशियल सप्लायर बनना चाहते हो, गुड्स के पोटेंशियल सप्लायर बनना चाहते हो, तो आप उसी को गुड्स सप्लाई करोगे ना जो अच्छा फाइनेंशियल साउंड है। ऐसे ऐरे गहरे को थोड़ी कर दोगे। तो पब्लिक इंटरेस्टेड होती है अकाउंट्स में, रीज़न बीइंग पहला एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए, दूसरा पोटेंशियल सप्लायर बनने के लिए, एक्सेट्रा लिख देना। ठीक है जो इनमें से भी एक पॉइंट जरूर आता है, यूजर्स अकाउंटिंग हमेशा इंपॉर्टेंट है, कोई इनमें से एक पॉइंट आ जाएगा वो पेपर में। लास्ट बच्चों, ये पहले कट गया था लेकिन इस साल फिर से आ गया, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अगर ये पिछले साल होते तो आपको नहीं करना पड़ता, लेकिन इस साल दोबारा आ गया सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग।
वो जो हमारे अकाउंटिंग में 2 सिस्टम होते हैं, वैसे आपकी बुक का नाम पता है क्या है? डबल एंट्री बुक कीपिंग है। क्या है? तो जो आपका ये 2 सिस्टम होता है, ये होता है डबल एंट्री सिस्टम